हाय, हेलो एंड नमस्कार। सो तो पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो पिछले लेक्चर में हमने कंडक्टर के बारे में जाना था, कंडक्टर क्या होता है और कंडक्टर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी कंडक्टर का कैसा होता है। ओके, उसमें सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्या होता है और पर्टिकुलरली फ्री इलेक्ट्रॉन कैसा होता है और कैसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन को अज्यूम कर सकते हैं, वो सब हमने चर्चा की थी। उसके बाद हमने सेमीकंडक्टर की आने की चर्चा की थी। सेमीकंडक्टर किसकी वजह से आया, किस रीजन की वजह से सेमीकंडक्टर को हम अप्लाई करते हैं हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में। ओके, उससे पहले हम बात किए थे वैक्यूम डायोड की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और उसके बाद हमने कुछ चर्चा की थी कि हमारे पास अगर कोई मटेरियल है तो मटेरियल के अंदर कितने एटम्स रह सकते हैं, तो हमने उसकी चर्चा की थी। और कितने एटम्स रह सकते हैं उस कितने में उतना एटम्स रह सकते हैं ना, यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर में उतना एटम्स रह सकते हैं, तो हमने वो चर्चा की थी। वो तो हमारा वो रिजल्ट आया था 10⁻22 टू 10⁻23 का ऑर्डर में। पर्टिकुलरली हमने आंसर किया था कि 0.8 इंटू 10⁻22 ऑर्डर। ओके, ऑर्डर नहीं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, तो आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और आगे जानेंगे। तो आप सब जानते होंगे कि एक अगर मटेरियल हो, मटेरियल में बहुत सारे एटम्स होते हैं। एटम्स के अंदर बहुत सारे एटम्स के अंदर क्या होता है, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। एंड देन न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे जानेंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर घूमते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा है तो हम उससे पता चलता है कि हाँ, इस ऑर्बिट में ऐसा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इतना इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। ओके, तो पर्टिकुलरली अगर हम कोई एटम पकड़ेंगे कि हाँ सोडियम एटम पकड़ेंगे, सोडियम तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इस कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता चलता है कि एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं और पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ऐसे हमें पता चलता है कि हाँ, किस ऑर्बिट में हम कैसा इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करेंगे। ओके, तो डायग्रामेटिकली हमने बताया था कि अगर हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, तो उसके अगल वाले जो ऑर्बिट है, उसके पास वाला जो ऑर्बिट है वो फास्ट ऑर्बिट है। ओके, जिसको हम फास्ट ऑर्बिट 1s से डिनोट करते हैं। और उसके पार जो ऑर्बिट है, ये जो सेकेंड ऑर्बिट है, वो 2s एंड 2p दोनों को कंटेन करता है। 2s और 2p दोनों यहाँ पर मिक्सअप है। ओके, देन आया हमारा थर्ड ऑर्बिट 3s हो सकता है, 3p इसमें हो सकता है, 3d हो सकता है। तो तीनों यहाँ पर हैं थर्ड ऑर्बिट में। वैसे फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट एंड ऐसे हम इन्फानाइट ऑर्बिट को बता सकते हैं, जिसका कि हमारा जो एनर्जी है इन्फानाइट ऑर्बिट में हमें पता है कि हाँ, इन्फानाइट ऑर्बिट में हमें पता है एनर्जी है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कोई मूवमेंट नहीं होता है। 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब इलेक्ट्रॉन सीजेस इट्स मोशन, मतलब इलेक्ट्रॉन सीजेस इट्स मोशन। सीजेस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पास कोई मोशन नहीं होता है, किसी की डायरेक्शन में, किसी डायमेंशन में भी मोशन नहीं करता है। ओके, उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होता है। ओके, तो वो सब बाद में चर्चा करेंगे। और तो ये सब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ओके, तो पिछले लेक्चर से जो हमारा कॉन्सेप्ट आया था, एनर्जी कॉन्सेप्ट जो आया था, ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ये जो यूनिट होता है वो एनर्जी में होता है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को हम यूनिट से रिप्रेजेंट करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं और जूल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होता है अपना एनर्जी को, और इलेक्ट्रॉन का अपना तो एनर्जी नहीं होता ना, तो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अट्रैक्ट करने की और रिपल्स करने की जो एनर्जी रखता है, तो उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं।
अगर क्लासिकल मैकेनिक्स में हम देखे होंगे कि किसी वस्तु को अगर हम कोई फोर्स देंगे, ओके, किसी वस्तु अगर रेस्ट पे है तो अगर हम उसको कोई फोर्स देंगे F, तो अगर कोई स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट वो कवर किया होगा ds, जिसके अंदर इस ds के अंदर इस फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट है। मतलब मैं समझा रहा हूँ कि फोर्स तो कुछ समय बाद चेंज होता है ना, क्योंकि आप अगर कंटिन्यूसली फोर्स दोगे तो वो कंटिन्यूसली चेंज नहीं होगा, उसका वैल्यू जितना आप दे रहे होंगे उतना रहेगा। अगर आप किसी पार्टिकल को फोर्स दे रहे हैं और उसके बाद आपने छोड़ दिया, तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से और फ्रिक्शन की वजह से, एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन की वजह से तो उसका फोर्स डिक्रीज होता रहेगा। तो सपोज हमने एक डिस्टेंस मेंशन किया ds, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ओके, और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट, जिसके अंदर इस फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इस फोर्स का वैल्यू टाइमिंग के अनुसार चेंज नहीं हो रहा है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। तो उसी इंटरवल में, उसी डिस्प्लेसमेंट में तो कितना वर्क डन कर रहा है, तो उसी वर्क को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल वर्क डन बाय द पार्टिकल इक्वल टू F.ds, ओके। तो वर्क डन हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ओके, क्योंकि हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेट F.ds, तो वो हमारा चर्चा का विषय नहीं है, तो हमें समझाने के लिए हम वर्क को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वर्क हमारा यूनिट था, वहाँ पर हम वर्क के यूनिट रिप्रेजेंट करते थे इन टर्म्स ऑफ जूल। पर यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, ये सब कॉन्सेप्ट है, तो हमें ये जो एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करना होगा, यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेना पड़ेगा, ओके, ठीक है। तो आप सब ने एनर्जी के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखा होगा, थोड़ा नॉलेज होगा आपके पास। तो ये जो हम बता देते हैं ना कि कोई एटम लेते हैं, सपोज आपने जनरली आपने सोचा होगा कि हाँ, आपने पढ़ा होगा और कोई किसी से सुना होगा, हाँ, हमारा जो हाइड्रोजन एटम्स होता है ना, हाइड्रोजन एटम्स का जो बेस एनर्जी और ग्राउंड एनर्जी होता है, हाइड्रोजन एटम का जो ग्राउंड एनर्जी होता है, ग्राउंड एनर्जी वो होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब उसका जो स्मॉलेस्ट एनर्जी होता है, इसी एनर्जी की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन होता है ग्राउंड लेवल पे, मतलब 1s लेवल पे, ओके, वो इस लेवल पे वो न्यूक्लियस से बहुत पास होता है। इसी एनर्जी की वजह से न्यूक्लियस से बहुत पास होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स से बांध के रखा था न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, ये जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स रहता है, ओके। तो ये जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से आया, हम कैसे कर सकते हैं कि हाँ, ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अब मैं भी आपको भी रिकॉल कर देता हूँ कि आपने एक डेरिवेशन निकाला था कि -13.6 बाई n², n हमारा क्या है ना, n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और द एनर्जी लेवल नंबर, ओके, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, n इज इक्वल टू 1 का मतलब है फर्स्ट एनर्जी लेवल, n इक्वल टू 2 का मतलब है सेकेंड एनर्जी लेवल, वैसे ही। तो n इक्वल टू इन्फाइनाइट पर तक हमारा एनर्जी लेवल पड़ा हुआ है, ओके। तो ठीक है, तो पर ये जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट कहाँ से ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया, तो वो सब जानने के लिए हम कुछ भीतर में जाएंगे और कुछ गहराई में सोचेंगे कि क्या है ये। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये क्वांटम मैकेनिक्स के एक चैप्टर से आया है, क्वांटम मैकेनिक्स के स्क्रोडिंजर इक्वेशन से आया है। तो मैं अभी समझा देता हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है और स्क्रोडिंजर भी क्या है। तो क्वांटम मैकेनिक्स एक मतलब दूसरा सब्जेक्ट है, मतलब बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट, क्वांटम मैकेनिक्स हम आज तक जो भी पढ़ रहे थे क्लासिकल मैकेनिक्स का पढ़ता। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है ना, अगर कोई पार्टिकल, न्यूटन के लॉज वैलिड होते हैं, फर्स्टली तो न्यूटन का लॉ वैलिड होता है, न्यूटन वहाँ पर राज करते हैं, न्यूटन का लॉ सभी जगह पर वैलिड होता है।
ओके, न्यूटन के लॉज वैलिड होते हैं। ओके, तो फर्स्ट लॉ भी वैलिड होता है। सेकेंड लॉ क्या होता है, कहता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। ओके, तो हम उसको डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो आज तक हमने जो पढ़ा था वो है क्लासिकल मैकेनिक्स का चैप्टर था। क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन का लॉज वैलिड थे, पर ये जो न्यूटन का लॉ कहाँ तक सीमित है, तो कहाँ तक हम कह सकते हैं कि हाँ न्यूटन का लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं और न्यूटन का लॉ हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा। ओके, न्यूटन के लॉ में आपने देखा होगा कि एक सब्जेक्ट था, वो है सेंटर ऑफ मास। ओके, सेंटर ऑफ मास, ये जो टर्म, और ट्रांसलेशनल मोशन, सॉरी ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब कि ट्रांसलेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई वस्तु मूव कर रहा है तो एक टाइम पे, यूनिट टाइम में उसका हर एक पॉइंट, उसकी जो वस्तु की हर एक पॉइंट सेम रेट से मूव करेगा। बट मतलब कि अगर मेरे पास कोई ब्रिक्स है, ब्रिक्स का मतलब समझ रहे हैं ना, ईटा। ओके, तो वो हमारे पास एक ब्रिक्स है, तो मैं अगर इसको डिस्प्लेस किया, थोड़ा डिस्प्लेस किया, ds के डिस्टेंस पर डिस्प्लेस किया, यहाँ पर डिस्प्लेस किया, तो मेरा s पॉइंट जहाँ तक जितना डिस्प्लेस होगा, मेरा b पॉइंट भी उतना डिस्प्लेस होगा, मेरा ये पॉइंट जितना डिस्प्लेस होगा, मेरा ये पॉइंट भी उतना डिस्प्लेस होगा। मतलब कि हर एक पॉइंट सेम टाइम, मतलब यूनिट टाइम में, अगर जितना भी आप टाइम कवर करेंगे, अगर आपने कन्वेंशनली 2 सेकेंड धर लिया, पकड़ लिया, ओके, तो 2 सेकेंड में अगर आप 2 सेकेंड में आपकी सभी वस्तु की सभी पॉइंट्स सेम रेट से मूव करना चाहिए, तो वो है हमारा ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, तो वहाँ पर न्यूटन के लॉ वैलिड थे। हम वहाँ पर निकाल देते थे कि सेंटर ऑफ मास, अगर कोई वस्तु हमें दिया गया है, तो अगर हमारे पास कोई ऐसा कोई बार है, ओके, तो हम वहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि हाँ यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ मास है। अगर यहाँ पर 2 बॉब्स हैं, यहाँ पर एक बॉब्स, यहाँ पर एक बॉब है, तो बॉब के बीच का जो दूरी जो रॉड कनेक्ट करता है, तो रॉड के बीच में हम मतलब कोई कन्वेंशनली मैथमेटिकली हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर हमें सेंटर ऑफ मास है, और वो सेंटर ऑफ मास पर हम न्यूटन्स को अप्लाई कर सकते हैं। पर वो सब चीज़ बड़े बड़े चीज़ों के लिए वैलिड था, मतलब जिसका डायमेंशन हम मेजर कर सकते हैं। पर यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, ओके, वो सब छोटे माइक्रोस्कोपिक सब्जेक्ट का हम चर्चा कर रहे हैं। पर तो फिर वहाँ पर ये जो न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं होंगे, न्यूटन के लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, वहाँ पर हम सेंटर मास कहाँ निकालेंगे कहाँ पर। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को, इसीलिए ये जो टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट को मेंशन करने के लिए तो एक नया सब्जेक्ट शुरू हुआ, वो है क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, तो क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक्स, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स का बेसिक्स है न्यूटन्स लॉज, तो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है ना, न्यूटन्स लॉ कहता है कि मोशन ऑफ द पार्टिकल्स और मोशन ऑफ द बॉडीज इन व्हेन दे आर इन ट्रांसलेशनल मोशन। जब ये ट्रांसलेशनल मोशन करेंगे तभी हम न्यूटन के लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो फिर ट्रांसलेशनल मोशन तो हम यहाँ पर दिखा नहीं सकते, कहाँ पर, ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। ये जो हमारा चर्चा था वो मैक्रोस्कोपिक लेवल का था। तो अभी तक हमने मैक्रो मीन्स बिग, कंपैरेटिवली लार्ज, माइक्रोस्कोपिक लेवल तक पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर हमको पढ़ना है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। माइक्रोस्कोपिक लेवल मतलब एक बैक्टीरिया का साइज़ कितना है, ओके, वो जो नानोमीटर का साइज़ होता है, नानोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, वो ऐसे, तो उस रेंज में हमें यहाँ पढ़ना है। तो वहाँ पर हम न्यूटन का लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, किसी की वस्तु को हम टच नहीं कर सकते, समझ रहे हैं ना। आप क्या हाथ में पकड़ कर रखा है कि बैक्टीरिया को हाथ में क्या मेजर कर रहे हैं कि यहाँ स्केल, या आपके पास कोई स्केल है, स्केल से मेजर कर देते हैं यहाँ, ये हमारा 15 सेंटीमीटर है, ये बैक्टीरिया हमारा 15 सेंटीमीटर है, ऐसा तो मेजर नहीं करते हैं ना। तो आपके लिए वो माइक्रोस्कोपी ज़रूरत होता है, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। ओके, तो जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन राज करते हैं और न्यूटन का लॉज सब अप्रूव होता है, तो वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है
ना क्वांटम मैकेनिक्स होता है ये जो एटम्स के अंदर, ओके, एक मेटेरियल के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं। पहले मैं बता देता हूँ कि एक जो भी मेटेरियल हमारा है, मेटेरियल के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं। कितने एटम्स होते हैं? 10⁻22 ऑर्डर का, ह्यूज, दिस इज ह्यूज मतलब ह्यूज सक्सेस, ओके, ह्यूज 10⁻22 ऑर्डर का जो एटम्स होते हैं, वो जो एटम्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, एटम्स का कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है? वो है इलेक्ट्रॉन होता है, देन न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियंस होते हैं और एंटी इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंटी पार्टिकल्स। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, न्यूक्लियस नहीं, प्रोटॉन एक पार्टिकल्स है, तो इलेक्ट्रॉन का भी एंटी पार्टिकल है, ओके। तो ऐसा ही जो पार्टिकल्स है, एंटी पार्टिकल्स है, उनका मोशन, मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा एटम्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो, एटम को कौन कौन से जो चीज़ लेकर गढ़े हैं और जो चीज़ लेकर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एटम को, वो सब का जो मोशन हम पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक में हम पढ़ेंगे वो है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स डील्स विद द मोशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम्स, ओके। तो बेसिकली आप अगर धीरे धीरे कुछ अच्छे बुक्स पर जाएंगे तो अच्छा डेफिनेशन होगा, कॉन्सेप्ट होगा। तो मैं एक समझाने के लिए, एवरेज समझाने के लिए, तो मैं एक बता देता हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, ओके। तो क्वांटम मैकेनिक्स आप थोड़ा समझ रहे होंगे कि हाँ, ये जो एटम्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो उनका मोशन को हम डिस्क्राइब करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो उसके बाद हम जो जैसे न्यूटन जैसे भगवान हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो वैसे क्वांटम मैकेनिक्स में एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है स्क्रोडिंजर, है, ओके, है स्क्रोडिंजर है। स्क्रोडिंजर इज एनालॉग टू, एनालॉग मतलब क्या? दोनों दिखते हैं अलग अलग, उनका पॉइंट ऑफ एक्शन अलग अलग है, ओके। जहाँ पर पॉइंट ऑफ एक्शन मतलब क्या है? मतलब ये क्लासिकल मैकेनिक्स, ये सर ये क्वांटम मैकेनिक्स में काम करते हैं, वो क्लासिकल मैकेनिक्स में काम करते हैं। स्क्रोडिंजर इज एनालॉग टू न्यूटन, ओके। वैसे तो हम वो चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो जो स्क्रोडिंजर ने क्या कहा ना, स्क्रोडिंजर का जो वेव इक्वेशन है, न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन जैसे डिस्क्राइब कर रहा है, ईच पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए हम जैसे न्यूटन का लॉ अप्लाई करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, वैसे क्वांटम मैकेनिक्स में पर एक कोई भी पार्टिकल, हमारे पास छोटा पार्टिकल, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल का पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ओके, वो सब दिखाने के लिए हम स्क्रोडिंजर के वेव इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो स्क्रोडिंजर का वेव इक्वेशन, वो उससे हम निकालेंगे कि इस एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ओके। तो मेरा ये जो डिस्क्रिप्शन देने का ये मतलब है कि इस स्क्रोडिंजर की वेव इक्वेशन से इस एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया है। तो देखते हैं कैसे आया है, ओके। तो स्क्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन, तो स्क्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन क्या कहता है? ये जो इसका इक्वेशन है वो है एच साई इक्वल टू ई साई। ये त्रिशूल वाला चिन्ह कहाँ है? ये त्रिशूल वाला संकेत क्या होता है? अरे ये त्रिशूल वाला संकेत क्या होता है? बहुत गहराई में सोचना पड़ेगा, ओके। तो स्क्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन, ओके। तो मैं पहले डिनोट कर दिया हूँ, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है, मैं समझा देता हूँ, ओके। पहले हम सोचते हैं कि समझते हैं कि ये साई क्या है, इसको हम साई डिनोट करते हैं, और आप इसे त्रिशूल भी बुला सकते हैं, एच त्रिशूल इक्वल टू ई त्रिशूल, ओके। तो इसको हम कह सकते हैं त्रिशूल भल से बन जा, अच्छे से बन जा त्रिशूल। त्रिशूल मतलब ये साई है, साई, PSHI, साई। इसको मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ साई के तरह से, ओके, ठीक है। तो साई हमारा है वेव फंक्शन है। तो वेव फंक्शन का काम क्या है? मतलब आप नहीं कह सकते कि हाँ ये एक फंक्शन है जो वेब की कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, हाँ वो ठीक है, ये हम डिस्क्रिप्शन देने से पहले हम बता सकते हैं कि हाँ ये ऐसा एक फंक्शन है जो वेब की कैरेक्टरिस्टिक्स को बता सकता है,
वेव का जो पार्टिकल और वो जो वेव पार्टिकल डुअलिटी, वेव का जो फंक्शन है, वेव कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये सब वेव फंक्शन बताता है। पर बेसिकली ये क्या बताता है ना, जो हमारा पार्टिकल और हमारा जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, जो हमारा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का पोजीशन एट एनी पोजीशन एट ए पर्टिकुलर टाइम। ओके, तो हम इसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैन बी माइक्रो। ओके, मैं लिख देता हूँ, वेव फंक्शन इट डिटरमाइंस, सॉरी इट प्रेडिक्ट्स, मतलब हम, ओके मैं पहले लिख देता हूँ, बाद में आपको समझाऊंगा। इट प्रेडिक्ट्स द पोजीशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर टाइम। मैंने क्या लिखा, इट प्रेडिक्ट्स द पोजीशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर टाइम। मतलब अब क्या, अब कितने बजे हैं, अब कितने, अब करीब 7:49 PM। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो मैं ऐसे प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि हाँ 9:49 पर मैं PM पर मैं शायद डिनर करता हूँगा और MI और आज किसका मैच है, MI और राजस्थान रॉयल्स का मैच है। ओके, उन दोनों का मैच दिख रहा हूँगा। ओके, तो डिनर कर रहा हूँगा, MI वर्सेस RR का मैच देख रहा हूँगा। ओके, तो मैं ऐसे प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, हो सके तो वहाँ पर लाइन चली गई होगी, तो मैं डिनर नहीं कर पा रहा हूँगा, TV भी नहीं देख रहा हूँगा, तो ऐसे मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। वैसे ही अगर हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, तो वो एटम के अंदर उधर कैसे मूव कर रहे होंगे, रैंडम मोशन कर रहे होंगे, जिसके मोशन को हम नहीं देख सकते, पर हम ऐसे कॉन्सेप्चुअली सोच सकते हैं कि हाँ रैंडम मोशन का मतलब है कि कभी यहाँ पर होगा, 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 तो ऐसे रैंडम मोशन कर सकते हैं। तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर पार्टिकल हमारा एट टाइम, सपोज टी टाइम पे, तो टी टाइम पे हमारा पार्टिकल का कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ रहे हैं ना, तो कोई हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर लेते हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस सपोज हम XY एक्सिस को लेते हैं, मतलब इसको हम रेफर कर रहे हैं, इसको रेफर करके हम किसी ऑब्जेक्ट की हम उसकी पोजीशन डिटरमाइन कर रहे हैं। तो अगर ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा, तो हम उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे कोऑर्डिनेट पॉइंट दिखा सकते हैं कि XY। ओके, यहाँ पर Y से इतना दूर, X से इतना दूर, सॉरी ओरिजिन से इतना दूर, X के कोऑर्डिनेट पर इतना दूर, वो है X, एंड ओरिजिन से Y की दूरता यहाँ पर Y कोऑर्डिनेट पे दूरता Y, डिस्टेंस Y, वो XY। तो ऐसे हम दिखा सकते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम पे, हाँ यहाँ पर एक टाइम का कोऑर्डिनेट आएगा, क्योंकि हम पर्टिकुलर टाइम पे दिखा रहे हैं ना, तो T टाइम पे यहाँ पर हमारा पार्टिकल है। ओके, तो सपोज टाइम चेंजेस टू T1। ओके, तो T1 टाइम पे सपोज मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि पार्टिकल मेरा यहीं पर हो सकता है, इसको मैं X1 Y1 T1 की नोटिस और X1 Y1 T1 की मैं नोटेशन दे रहा हूँ। इस कोऑर्डिनेट की पॉइंट को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कि हाँ ये T टाइम पे मेरा पार्टिकल XY कोऑर्डिनेट पर होगा, और मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि इस T1 पे मेरा पार्टिकल X1 Y1 T1 की पोजीशन पर होगा। ओके, वैसे ठीक है, ऐसे मूव कर सकता है। तो मैं ऐसे प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, पर एक्चुअल में नहीं कर सकता कि हाँ यहाँ पर हो सकता है। मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, 100% प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि हाँ यहाँ पर हो सकता है। ये सोचना बहुत गलत है, क्योंकि हम किसी भी पार्टिकल जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स में होता है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम किसी की पार्टिकल की पोजीशन को हम एब्सोल्युटली हम नहीं जान सकते। ओके,
तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि हम जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में हम कह सकते हैं कि हाँ, पार्टिकल अगर 10 मीटर पर सेकंड में भाग रहा है और हमारे पास कोई साइकिलिस्ट है, साइकिल राइडर है, तो 10 मीटर पर सेकंड में घूम जा रहा है, एक सीधे लाइन पर जा रहा है, एक्स एक्सिस में जा रहा है। ओके, तो 2 सेकंड में वो कितना दूर कवर करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो हम कह सकते हैं हाँ 20 मीटर कवर करेगा। अगर एक्स पॉइंट में होगा तो जाकर एक्स प्लस 20 पॉइंट पे होगा। एक्स पॉइंट से अगर शुरुआत करेगा तो एक्स प्लस 20 पॉइंट पर जाके लगेगा। ओके, तो ऐसे हम नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर हम ओनली दुआ कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम बाजी लगा सकते हैं, जुआ खेल सकते हैं, ओके, गैम्बलिंग कर सकते हैं। तो आप कभी ये मत सोचना कि हाँ पर्टिकुलरली यहीं पर होगा। प्रेडिक्ट कर सकते हैं, 50-50 चांस है, 20-100 जैसे प्रेडिक्ट करते हैं ना, आज की मैच में कौन सी टीम जीतेगा, ड्रीम 11 आईपीएल में कौन सी टीम जीतेगा। अब मेरा तो एमआई है, एमआई आरसीबी पर आरसीबी आज हार गया। ओके, तो वैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं हाँ कौन सी टीम जीतेगा और कौन सी टीम हारेगा, तो हम ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पर एक्चुअली हुआ कि मैंने आज प्रेडिक्ट किया था हाँ आरसीबी टीम जीतेगा, पर आरसीबी हार गया, मुँह लुचा के भाग गया। ओके, तो हाँ वैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, जो रैंडम मोशन आप समझ सकते हैं रैंडम मोशन क्या है। तो उसके बाद हमने समझा कि हाँ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पार्टिकल का पोजीशन और टाइम के अपेक्षा किस टाइम पे इसका पोजीशन कहाँ पर होगा, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर साई क्या है ना, वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन ऐसा ये हमें दिखाता है, वेव फंक्शन का काम ये है। ओके, तो ये भी एक इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना, ये वेव का कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, वेव कैसे मूव करेगा। तो पार्टिकल वेव डुअलिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा, लाइट इज वेव पार्टिकल डुअलिटी, लाइट में भी पार्टिकल एंड लाइट में भी वेव। ओके, डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशंस वी आर यूजिंग। ओके, जो कंडीशन हम दिखा रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करते हुए हम दिखा सकते हैं कि लाइट पार्टिकल हो सकता है और मे भी वेव हो सकता है। तो अगर वेव होगा तो वेव फंक्शन में हम उसका कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा सकते हैं, ठीक है। तो वो सब बाद में पढ़ेंगे। ओके, तो ठीक है। उसके बाद आएगा एच क्या है। पहले आप ये जानेंगे कि एच यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। आप एच साई को यहाँ पर जो हमारा एच साई है, इट इज नॉट इक्वल टू एच इंटू साई। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो एच है, एच हमारा एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर क्या होता है, तो ऑपरेटर क्या होता है, जैसे आप कोई फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जैसे देखिए dy/dx ऑफ सपोज y, तो y इज ए फंक्शन ऑफ x। सपोज y इज ए फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या है, y को हम x के टर्म से लिख रहे हैं, तो y हमारा हो सकता है x² हो सकता है, x⁵² प्लस 2 ही पर है हो सकता है, तो x⁵2 प्लस x प्लस c भी हो सकता है। तो y का वैल्यू, y का जो फंक्शन होता है, y को हम कैसे लिख सकते हैं, x के टर्म से लिख सकते हैं। तो ये हमारा y इज ए फंक्शन ऑफ x हम लिख सकते हैं। अगर हम y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा एक ऑपरेटर होता है, dy/dx एक हमारा ऑपरेटर है, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो dy/dx ऑफ y को हम नहीं लिख सकते d/dx इंटू y। ओके, इट इज़ नॉट प्रॉपर अरेंजमेंट। ओके, ये प्रॉपर नोटेशन भी नहीं है। ओके, ये जो लिखेंगे, जो यहाँ इसको लिखेंगे तो वो बेवकूफ़ है ना, तो वैसे नहीं लिख सकते। ओके, तो dy/dx ये है कि dy/dx जो है हमारा का ऑपरेटर होता है। ओके, तो यहाँ से आप ऑपरेटर समझ रहे हैं। तो ये ऐसा वैसा ऑपरेटर नहीं है जो डिफ्रेंशिएट करेगा। ओके, ये एक ऐसा ऑपरेटर है, कैसा ऑपरेटर है, इसको हम कह सकते हैं कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन। फिर आप सोचेंगे कि हाँ भाई ये हैमिल्टोनियन क्या होता है। वहाँ पर तो हम साई को समझ गए कि हाँ साई का काम ऐसा होता है। ये क्या करता है, पोजीशन और टाइम का जो कोऑर्डिनेट वो दिखाता है, पोजीशन पार्टिकल का इस टाइम पे कितना पोजीशन है वो दिखाता है, ये वो फंक्शन साई। तो एच क्या दिखाता है, ये जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है ये एक टोटल एनर्जी पे ऑपरेट करता है।
बहुत जल्दी बोल दिया, तो धीरे धीरे बोलता हूँ। ओके, एच क्या होता है ना, एच एक ऑपरेटर है, उसको हम कहते हैं हैमिल्टनियन ऑपरेटर। वो किसके ऊपर ऑपरेट करता है? ओके, वो है टोटल एनर्जी, पार्टिकल का टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का टोटल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, उसके ऊपर वो ऑपरेट करता है। ओके, मैं पर्टिकुलर देख रहा हूँ क्या लिखा है, थोड़ा टाइम प्लीज। ओके, जो है ओके, ये जो ऑपरेटर है हमारा टोटल एनर्जी ऑपरेटर है। ओके, टोटल एनर्जी को ऑपरेट करता है। ओके, जैसे हम एक फंक्शन को ऑपरेट करते हैं, डी वाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ओके, वो है हमारा डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। डी वाई डी एक्स क्या है? वो है हमारा डिफरेंशिएटिंग ऑपरेटर, डिफरेंशिएटिंग ऑपरेटर। ओके, वैसा ही ये हमारा टोटल एनर्जी ऑपरेटर है, टोटल एनर्जी को ऑपरेट करता है। ओके, तो ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा नोटेशन को जानिए क्यों ऐसा लिखा है और इसका मतलब क्या है। ओके, पी आई प्लस के ई। ओके, तो एच को हम लिख सकते हैं, तो एच इज इक्वल टू पी ई प्लस के ई। ओके, तो यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एक त्रिशूल है मतलब साय। तो साय वेव फंक्शन है। अब पहले से मैं समझा दिया है कि ये साय जो है हमारा वेव फंक्शन है। तो ये जो ई है ये हमारा एनर्जी आइगन वैल्यू, ये तो एक बहुत रोचक चीज़ है। ओके, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो ई हमारा है एनर्जी आइगन वैल्यू। एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होता है? अरे सिंपल है, एनर्जी का वैल्यू एट ए ऑर्बिट, पर्टिकुलर ऑर्बिट। इसको हम लिख सकते हैं एनर्जी का वैल्यू एट ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। तो इससे हम इस एनर्जी का वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो इस जो एनर्जी का वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकालेंगे कि कैसे हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एनर्जी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में, कैसे इसका एनर्जी उसका वैल्यू होगा -13.6 बाई एन स्क्वायर। जैसे हम हाइड्रोजन आटम के लिए कह सकते हैं, हाँ यहाँ पर 2 होगा, 2 अगर n इक्वल टू 2 होगा तो ना -13.6 बाई 4, दैट इज माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो हम कह सकते हैं कि हाँ कैसे हो सकता है, कैसे ये निकलेगा। ओके, ठीक है, तो थोड़ा इसको मैथमेटिकली एलाबोरेट करते हैं, उसके बाद उसको एक्सपोज कर देंगे। ओके, ठीक है, तो ये एनर्जी आइगन वैल्यू क्या है ना, एनर्जी का वैल्यू एट ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। ओके, ठीक है, तो आप सब ये नोटेशन को जान गए, एच साई क्या होता है, ई साई क्या होता है। ओके, ठीक है, तो एच ओके, ये जो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप इसको समझे रहेंगे होंगे, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके, ओके, ये जो एच है हमारा, इसका इंक सर गया, इसका तेल सर गया, हमें उसके 50 रुपया डालकर तेल पकाना पड़ेगा। और हाँ, हमारा एच, बस ये तो बहुत हैवी पावर है। एच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं 12 mv²। तो यहाँ पर हम मोमेंटम की बात करेंगे, मास की हम बात नहीं करेंगे शायद। मास और वेलोसिटी का बात यहाँ पर थोड़ा कम ज़रूरत है। तो यहाँ पर बेसिकली हम मोमेंटम, ये जो क्वांटम मैकेनिक्स के चैप्टर में हम मोमेंटम नहीं, मतलब मोमेंटम के साथ साथ मोमेंटम एंड पोजीशन। ओके, ये जो इक्वेशन आपने पढ़ा होगा ना, डेल एक्स डॉट डेल पी कल कॉन्स्टेंट। ओके, डेल एक्स मतलब चेंज इन पोजीशन, डेल पी मतलब चेंज इन मोमेंटम। तो पोजीशन के साथ साथ मोमेंटम का अगर चेंज होता है तो वो उनका जो प्रोडक्ट होता है,
तो उसका गुना कर देंगे तो एक कांस्टेंट निकलेगा। ओके, तो ये सब बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरत है, ये मोमेंटम ज़रूरत है, ये पोजीशन ज़रूरत है। ओके, सो इसके बाद को आगे बढ़ा दें। ओके, मोमेंटम, तो इसको अगर हम जानते हैं कि मोमेंटम P इज इक्वल टू एम वी, देन इसको हम लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर, सॉरी, पी स्क्वायर बाई एम इक्वल टू एम वी स्क्वायर, देन हाफ मल्टीप्लाई कीजिए दोनों तरफ, पी स्क्वायर बाई एम इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, यहाँ से निकल गया हाफ एम वी स्क्वायर का वैल्यू। तो P क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी को जाने से पहले थोड़ा और डेरिवेशन बाकी है, उसको हम कंप्लीट करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि H इज इक्वल टू, इक्वल का चिन्ह, इक्वल का साइन बहुत छोटा हो गया, H इज इक्वल टू जो है हमारा पी स्क्वायर बाई 2m, हम इस पी प्लस हाफ पी स्क्वायर बाई एम, इसको हम लिख सकते हैं। तो ये जो मोमेंटम का जो वैल्यू होता है ना, वो क्वांटम मैकेनिक्स में इसको हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि P का जो वैल्यू होता है, P इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा। ओके, ये क्या चीज़ है? ये इसको हम क्या लिख दिया हमने यहाँ पर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा समझेंगे। ये जो P इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा, तो मैं पहले I को समझाता हूँ। I एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, I का वैल्यू क्या होता है? I इज इक्वल टू रूट ओवर -1, और हम कह सकते हैं -1 अंडर रूट -1, ओके, इंग्लिश में। तो I इज इक्वल टू है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है I। तो एच क्रॉस क्या था? क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, मतलब सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट में हम आपको समझा सकते हैं, पर उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो कॉम्प्लिकेटिव है। तो हम किसी की ऑब्जेक्ट की पोजीशन को प्रेडिक्ट करने के लिए बहुत सारे मैथमेटिक्स लगा दे सकते हैं। वहाँ पर आप नहीं कह सकते कि हाँ ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वहाँ पर वैलिड होगा, ये नहीं कह सकते। ओके, ठीक है। तो वहाँ पर हम किसी की पोजीशन और मोमेंटम को दिखाने के लिए तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को डाल सकते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को हम वहाँ पर डिफरेंट डेरिवेशन होगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन। तो उनमें से छोटा सा इक्वेशन ये भी है, छोटा सा इक्वेशन। तो डरिए मत, बहुत सारे कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर होंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। बहुत सिंपल है, क्योंकि मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स अधूरा है, फिजिक्स के बिना मैथमेटिक्स अधूरा है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा। ओके, तो I को हमने सोच लिया कि हाँ I का वैल्यू ये है। ओके, तो ठीक है माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा। ओके, ठीक है। P इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, यानी एच क्रॉस क्या है ना, एच क्रॉस एक सिंप्लीफाइड टर्म है। मतलब अगर हम प्लैंक्स कांस्टेंट से 2π को भाग लगा दें, h बाई 2π, h क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स एक साइंटिस्ट है, प्लैंक्स का उनका जो कांस्टेंट आया था वो प्लैंक्स कांस्टेंट था। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना है? 6.64 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, इसका ये मान है। तो उसका अगर हम 2π से भाग लगा दें तो ये हमारा वैल्यू निकलेगा एच क्रॉस का वैल्यू है। तो डेल्टा एक ऑपरेटर है। जैसे हमने पहले फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि ऑपरेटर क्या होता है, तो ये एक डिफरेंशिएटिंग ऑपरेटर है, वेक्टर डिफरेंशिएटिंग ऑपरेटर। मतलब अगर आप किसी को यहाँ पर ऑपरेट करेंगे तो वो चीज़ अगर स्केलर होगा तो यहाँ पर हम ओनली स्केलर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं और स्केलर को ऑपरेट कर सकते हैं, स्केलर ऑपरेटर। ओके, स्केलर ऑपरेटर मतलब इसको अगर आप यहाँ पर थोड़ा गुना कर देंगे, मतलब अगर आपका फंक्शन आएगा डेल एक्स और डेल वाई, तो वैसे आएगा। तो एक्स और वाई का वैल्यू आप स्केलर लेंगे, वेक्टर नहीं लेंगे। ओके, तो वो है हमारा ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर। इसको हम कहते हैं डेल ऑपरेटर। और डेल ऑपरेटर, डेल और नाबला ऑपरेटर। इसका नाम है नाबला और इसका नाम है डेल भी, इसका नाम है डेल। मैन मतलब वो लैपटॉप नहीं, डेल लैपटॉप, वही डेल का लैपटॉप होता है DLL, ये है ओनली डेल DEL। ओके, तो डेल और नाबला ऑपरेटर। ओके,
तो ठीक है, तो ये एक वेक्टर डिफरेंशिएटिंग ऑपरेटर है, वेक्टर डिफरेंशिएटिंग ऑपरेटर। ओके, तो ये अगर ये कोई भी स्केलर को ऑपरेट करेगा तो उसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो वेक्टर के टर्म में एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, तो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, हम कह सकते हैं। तो ठीक है, तो आपने समझा कि इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। ओके, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आगे भी जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। तो H इज इक्वल टू पी को छोड़ दें, ये है हाफ और प्लस हाफ पी स्क्वायर, मतलब आई स्क्वायर के मतलब क्या है, -1। समझ रहे हैं ना, यहाँ पर -1 माइनस का स्क्वायर में प्लस हो गया, तो फिर आई स्क्वायर मतलब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट ओवर हट जाएगा और ये -1 बच जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस हो गया और उसके बाद एक माइनस जुड़ गया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस क्या है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर बाई एम। समझे ना, बहुत आसान है। इसको स्क्वायर करेंगे, डेल का स्क्वायर करेंगे डेल्टा स्क्वायर, मतलब डेल को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली एच क्रॉस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे एच क्रॉस स्क्वायर, मतलब यहाँ पर हो जाएगा एच क्रॉस का वैल्यू h/2 जो था वो होगा एच स्क्वायर बाई 4 ऐसा होगा। सिंपल है, इजी फार्म इजी। ओके देन ठीक है, तो तब हम यहाँ पर क्या करेंगे। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी को कहाँ से लाएं, तो पोटेंशियल एनर्जी, अगर पोटेंशियल एनर्जी हम किस पर डिफाइन करेंगे कि हाँ यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आप पढ़े होंगे कि एक सिस्टम के ऊपर डिफाइन करा जाता है। एक सिस्टम के अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करते हैं, तो हम नहीं कह सकते कि हाँ इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी इतना है, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। इलेक्ट्रॉन अपने आप पर जो पोटेंशियल रखता है वो 0 पोटेंशियल होता है। ओके, मैं अगर अपने आप पोटेंशियल रखूँगा जो 0 पोटेंशियल, अगर पापा गुस्सा करेंगे, अगर डांटेंगे, तो वो मेरे ऊपर के पोटेंशियल एनर्जी डाल रहे हैं जिसकी वजह से मैं स्टेबल हो रहा हूँ। ओके, तो पीई का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ऑन अ सिस्टम। ओके, तो किस सिस्टम हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पर हमारा जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच के जो सिस्टम है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को लेकर जो सिस्टम है, यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन है, और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच का जो दूरता है, और दूरता मतलब डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है सेंटर से डिस्टेंस है, वो हमारा आर है। तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन भरे रहते हैं, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। अगर हम कोई एक पर्टिकुलर एटम के लिए सोचेंगे, हाइड्रोजन एटम लेते हैं ना, हाइड्रोजन के लिए हमें एनर्जी एक्सप्रेशन लिखना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें बहुत कष्ट करना पड़ रहा है। ओके, तो हम हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे, हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है वो, हाइड्रोजन क्या होता है ना, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन उसके पास है, उसके पास पॉजिटिव है, उसके पास एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन भी है। तो हाइड्रोजन का एक पॉजिटिव 1 + 1 पॉजिटिव। ओके, प्रोटॉन कितना चार्ज है, +q। अगर हम इसको +q का वैल्यू क्या है 1.6 × 10⁻⁹ in कूलम्ब। ओके, तो q का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी चार्ज कंटेनिंग। ओके, तो प्रोटॉन का +q, इलेक्ट्रॉन का कितना हुआ -q, और q नहीं ये भी हो गया, q लिखेंगे इसको q। ओके, प्रोटॉन का +q और इलेक्ट्रॉन का -q हो गया। देन उसके उन दोनों के बीच में दो डिस्टेंस है, वो है r है। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, फार्मूला यहाँ पर पकाना पड़ेगा, Q²/4πε0r। यह हमारा MK सिस्टम और SI सिस्टम का यूनिट है, और CGS में देखेंगे तो कितना होगा ना, Q²/r। ओके, 4πε0 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा वैसे। तो यहाँ पर ε0 है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, r इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, एंड 4π इज ए कांस्टेंट, एंड Q² इज चार्ज ऑफ मल्टीपल चार्जेस। ओके, तो हमने गलती कर दी, क्या गलती कर दी,
यहाँ पर हमारा प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज, दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है वो हमारा माइनस होगा, माइनस क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके ओके, तो देन हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि H इज इक्वल टू, ओके, माइनस क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस हाफ एच क्रॉस स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर बाई एम। इसको हम इरेज कर देते हैं। आपने समझा होगा, हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो दूसरे टाइम हमारे वीडियो को देख लेंगे, ओके। तो हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आपको समझ आ रहा है, ओके। तो ठीक है, समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ओके। देन यहाँ पर क्या होगा, H इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे तो क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस हाफ एच क्रॉस स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर बाई एम। और देखते हैं कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। हमने यहाँ पर थोड़ा आगे और बढ़ा दिया, तो ठीक है, इसका वैल्यू इतना है, ओके। तो अगर इस क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर के बदले हम अगर सिंपली पोटेंशियल को डिनोट कर दें भी से, पोटेंशियल हमारा है भी, ओके। तो हम लिख सकते हैं कि H इज इक्वल टू माइनस ऑफ भी प्लस हाफ माइनस यहाँ पर एच क्रॉस स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर बाई एम। तो वापसी करते हैं हमारा इक्वेशन पर। वापसी मतलब गेंदबाज अगर पहले बॉल पे छक्का खा जाए तो दूसरी बॉल में कैच आउट हो जाए बैट्समैन, वो उसको कहते हैं वापसी। मतलब एक बॉल पे छक्का, दूसरी तीनों बॉल पे हैट्रिक, ये है हमारा वापसी, ओके। तो ठीक है, H इज इक्वल टू ओके एच साई। तो हमारा यहाँ पर हम थोड़ा साई मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा एच साई। ना थोड़ा परिश्रम करेंगे, थोड़ा हार्ड वर्क करेंगे, नहीं तो सफलता नहीं पाएंगे। तो एच साई इक्वल टू कितना, मतलब भी साई प्लस हाफ एच क्रॉस स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर बाई 2m ऑफ साई। मतलब ये जो साई ये डेल क्रॉस फाई होगा, साई होगा, सॉरी डेल क्रॉस से ये ऑपरेट होगा, ओके। तो ठीक है, यहाँ पर हम ब्रैकेट दे देते हैं, यहाँ पर भी ब्रैकेट दे देते हैं। हिंदी थोड़ा कहने में बुरा ही लगता है, ओके। देन क्या होगा, इसको हम वहाँ पर लिख देंगे क्या, ओके। क्या होगा तो क्या होगा, हाँ, यहाँ पर हाफ एच क्रॉस स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर साई एम बाई 2m इक्वल टू, इस भी को वहाँ पर ले लेते हैं, ओके, इक्वल टू ई साई। ये हमारा इक्वेशन है। तो क्या होगा ना, ई माइनस ई साई माइनस भी साई, मतलब लिख सकते हैं ई माइनस भी ऑफ साई, ओके, ई माइनस भी ऑफ साई। उसके बाद क्या होगा ना, होगा ये कि ई माइनस बी ऑफ साई माइनस हाफ एच क्रॉस डेल्टा स्क्वायर साई बाई, सॉरी यहाँ पर एम 2 तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर पे, यहाँ पर होगा इतना वैल्यू ओ इक्वल टू जीरो। तो इतने हम एक एक्सप्रेशन लाए हैं, ये एक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को +2 लेवल के स्टूडेंट्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो डेल ऑपरेटर के बारे में वो जानकारी नहीं होगी उनके पास। तो बीएससी लेवल के स्टूडेंट्स जो हैं, बीएससी लेवल के हमारे पास जो दोस्तस हमारे फ्रेंड्स हैं, बीएससी फ्रेंड्स, तो वो सब परिचित हैं इस डेल से परिचित हैं। डेल क्या है, डेल का एप्लीकेशन कहाँ पर है, वो सब परिचित है। उनको तो ये मीठे से जैसे लगेगा, हाँ ये बड़ा चीज़ है, डेल क्रॉस से हम इसको इंटीग्रेट करके यहाँ पर हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ओके। तो इसका जो नेट वैल्यू आएगा,
ओके, यहाँ पर से हम ई का वैल्यू जो निकालेंगे इन एनर्जी आइगन वैल्यू, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन है इसका। कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन मतलब बहुत स्टेप्स हैं। ओके, तो हम कोई दूसरे लेक्चर में इसको, इस स्टेप्स को हम डिराइव करेंगे। तो मैं बता देता हूँ कि इस ई का वैल्यू इससे, इस वैल्यू से मतलब इस एक्सप्रेशन से, इस इक्वेशन से कितना आएगा, ई इज इक्वल टू माइनस एम ई फोर्थ बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, ना एफ स्क्वायर, हाँ एफ स्क्वायर है शायद, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 1 बाई एन स्क्वायर, इतना आएगा। तो एन का कितना वैल्यू है, एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू है एन इज इक्वल टू क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एन इज एनर्जी ऑर्बिट का, कौन सा एनर्जी ऑर्बिट है एन हमें बताता है। ठीक है, तो ये हमारे इक्वेशंस, इस इक्वेशन से हम एनर्जी वापसी कर सकते हैं, एनर्जी को वापसी कर सकते हैं, एनर्जी का वैल्यू हम पा सकते हैं। तो इसका वैल्यू क्या है, एम क्या है, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एप्सिलॉन नॉट क्या है, और एम इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, E is equal to charge of electron, epsilon naught permittivity of free space, of free space, उसका वैल्यू क्या है 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 एन एम स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ओके, उसके बाद एच का वैल्यू क्या है, एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, वो पहले बता दिया है कि 6.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, बहुत छोटा है, बहुत छोटा मास है, और उसको हम हमारे इस मुट्ठी में बहुत सारे कोटि कोटि, वन बहुत करोड़ 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 मतलब करोड़ करोड़ मतलब करोड़ करोड़, कौन बनेगा करोड़पति, करोड़ करोड़ इलेक्ट्रॉन को हम पकड़ सकते हैं इस हाथ में, बहुत, इस हाथ में बहुत स्ट्रेंथ है। मतलब अगर मेरे, लेट्स कैलकुलेट कि मेरे हाथ में, हाथ का अगर मास है मतलब कितना मास है, सपोज मैं इसको, मैं इसमें पकड़ सकता हूँ, कितना पकड़ सकता हूँ, हाँ 10 kg, मैं तो 10 kg का एक बकेट भी नहीं उठा सकता, हाँ फुल ऑफ वाटर बकेट को उठा सकता हूँ, 10 kg फुल ऑफ वाटर बकेट। ओके, बकेट मतलब जो आप, जिससे आप पानी लेते हैं, तो इसको अगर लेंगे तो 10 kg डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, तो कितना इलेक्ट्रॉन्स मैं पकड़ सकता हूँ, 10 बाई 9.1 इंटू 10 टू द 31, तो कितना हुआ 100 बाई 91 इंटू 10 टू द 31, तो ये शायद कितना आएगा 1.9 कितना आएगा इंटू 10 टू 31, तो 31 ऑर्डर की मैं, 31 ऑर्डर में, इतने ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को पकड़ सकता हूँ। मैं नहीं, सभी पकड़ सकते हैं। ओके, सबके पास क्षमता है उसको यूटिलाइज़ करने की, है बारी है, जो उसको बहुत तेज़ी से यूटिलाइज़ करता है वो सिकंदर बनता है। ओके, तो ठीक है, तो इससे हम पता चलता है कि कैसे हम एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन को निकाल सकते हैं, एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे निकाल सकते हैं, तो इससे हमें पता चलता है। ठीक है, तो ठीक है, देन हम, ओके, तो ये था हमारा एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट, कैसे आया एनर्जी का कॉन्सेप्ट, कहाँ से हम निकाल सकते हैं एनर्जी का कॉन्सेप्ट, कैसे हम कह सकते हैं कि हाँ ये जो ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी इतना है, और उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है कैसा उसका एनर्जी है, तो वो आया कितना, ये जो वो शायद मैं भूल गया लिखने के लिए, ई इज इक्वल टू हमारा जो वैल्यू आया माइनस me4 बाई 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर इंटू 1 बाई एन स्क्वायर। तो इतना वैल्यू क्या है, इतने इसमें जो अगर आप हर एक की मान बसा दें और हर एक की वैल्यू यहाँ पर बैठा दें, तो वो आएगा माइनस 13.6 बाई 1 एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड ऑर्बिट के लिए माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे हम कह सकते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए ये जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम
एनर्जी बैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी बैंड्स क्या होता है ना, ये जो बहुत सारे एटम्स इंटरेक्ट करते हैं उसकी वजह से एनर्जी बैंड्स फॉर्मेशन होता है। तो वो क्या है, कैसे बहुत सारे एटम्स इंटरेक्ट करते हैं, क्या एक एटम से नहीं होगा, एक एटम से नहीं होगा क्या, तुमसे नहीं होगा क्या, बहुत सारे सांगों बहुत सारे फ्रेंड्स की ज़रूरत है तुम्हें। हम कहते हैं ना यूनाइट इज स्ट्रेंथ, यूनाइट इज स्ट्रेंथ, क्यों क्यों क्यों, तुमसे नहीं होगा क्या, क्या तुम नहीं कर सकते, ओके वो है यूनाइट इज स्ट्रेंथ। तो ठीक है, तो बहुत सारे एटम्स के जो इंटरेक्शन करने की वजह से वो एनर्जी बैंड्स फॉर्मेशन होता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे ये फॉर्मेशन हुआ, कैसे हुआ, ओके वो कैसे हुआ। तो ठीक है, वो कैसे हुआ हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम बात करेंगे कि कैसे बहुत सारे एटम्स के इंटरेक्शन करने की वजह से हमारा जो एनर्जी जो लेवल का वो स्ट्रेचन की होता है। बस स्ट्रेचन मतलब वो जो बैंड, वो जो सिंगल लाइन है वो, सॉरी ये एरो नहीं, मत सॉरी, वो सिंगल लाइन है वो कैसे एक बैंड फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे बैंड फॉर्मेशन हो रहा है। अगर बैंड फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट, हाउ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, हाउ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, मूविंग, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर से इस सब बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मैं आपका रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे कोई भी वीडियो को स्किप ना करें, फुल वीडियो देखें, बहुत मज़ा आएगा, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। तो ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे पास लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। तो ऐसे ऐसे फनी वीडियोस के लिए जोश पे आ जा, नहीं जोश पे नहीं, हमारा ये चैनल है ना सौम्यज्योति पीसीएम्स, तो उसमें आ जा। ओके थैंक यू, बाय।